Hello students, welcome to all of you on our YouTube channel NITG Rankers Classes. Myself BK राय। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें टारगेट ये है हमारा कि हम आप लोगों को अगर पहले से पढ़ चुके हैं और दिक्कत आ रही है कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसका लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, या फिर किसी तरह की परेशानी आ रही है, पहले से पढ़े हैं लेकिन जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं करने आ रहा है लॉजिक के अभाव में, तो उसको पूरा करना हम लोगों का टारगेट होगा, ताकि आप इस क्लास को करने के बाद में हर तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे। पहला टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, whenever you rub amber with wool or ebonite rod with dry cat's fur or glass rod with silk cloth, then these objects get such a property by virtue of which they become able to attract small and light things like dust particles, sheet of paper or feathers. तो जब भी हम किसी बॉडी को, बहुत सारे पेयर हैं जिनको आपस में रगड़ने के बाद में देखा जाता है कि उन पर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसके चलते वो स्मॉल और लाइट थिंग्स को अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग कहते हैं। ये नाम सबसे पहले थॉमस ब्राउन ने दिया। थॉमस ब्राउन। और इस फेनोमेनन को सबसे पहले देखा था थेल्स ने। थेल्स ने क्या किया? सबसे पहले ये देखा कि बहुत सारे ऐसे पेयर हैं जिनको आपस में रगड़ने के बाद उनमें छोटे छोटे और हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रॉपर्टी आ जाता है, और इस प्रॉपर्टी का नाम इलेक्ट्रिसिटी दिया थॉमस ब्राउन ने। सिंस दिस प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कैन नॉट बी transferred from one body to another body by the help of conducting wire, thus it is also called static electricity. Static electricity. इसका नाम दिया गया static electricity, and since this property comes due to friction between two objects, for example friction between glass rod and silk cloth, तो चूंकि फ्रिक्शन के चलते ये प्रॉपर्टी आ रहा है किसी बॉडी पर अट्रैक्ट करने का, इसलिए इसका नाम फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकता है। इसको फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। और जिस बॉडी पर ये प्रॉपर्टी आ जाता है उस बॉडी को कहा जाता है तो वो इलेक्ट्रिफाइड हो गया या चार्ज हो गया। दैट इज द बॉडी व्हिच एक्वायर्स सच अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट स्मॉल एंड लाइट थिंग्स आर सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। दैट इज दैट बॉडी एक्वायर्स चार्ज। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? तो हम ये देखते हैं, सपोज करिए कि अगर कोई ग्लास रड है और ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से रब कर देने पर वह शीट ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो चूंकि शीट ऑफ पेपर का अपना मास है और ये चार्ज ग्लास रड के द्वारा अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फोर्स लग रहा है, और फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इसमें पैदा होगा, मतलब इसमें मोशन पैदा हो चुका है।
when it gets attracted by charged glass rod, then it moves. तो मास है इसमें और ये मोशन में है, तो ऐसे बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होती है। जो बॉडी मूव कर रहा है उसमें क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और आप लोगों को पहले से पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड और ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर ग्लास रॉड पर जो चार्ज पैदा हुआ था उसके चलते अट्रैक्शन हो रहा है, इस कागज के टुकड़े में मोशन पैदा हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ जा रही है। तो एनर्जी तो पैदा होती नहीं है, तो क्यों एनर्जी इसमें आई? क्योंकि ग्लास रॉड पर चार्ज था। मतलब उस चार्ज का ही इफेक्ट है कि कागज के टुकड़े में मोशन पैदा हो गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो एक बात तो क्लियर है कि एनर्जी ही एनर्जी के फॉर्म में दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज भी एनर्जी का एक फॉर्म है। तो वी कैन से दैट चार्ज इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन ओनली कम ऑन द मासिव बॉडी। तो वैसे बॉडी पर ही ये चार्ज पैदा होता है जिसका अपना मास होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट के पार्टिकल को क्या कहा जाता है? पार्टिकल ऑफ लाइट। पार्टिकल ऑफ लाइट। तो लाइट के पार्टिकल को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड फोटोन। एक्चुअली फोटोन इज ए बंडल ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको लाइट पार्टिकल भी कहा जाता है। ये एक बंडल है एनर्जी का, इसका अपना कोई मास नहीं होता है, रेस्ट मास नहीं होता है। तो रेस्ट मास नहीं होता है तो इस पर चार्ज भी नहीं आएगा, बिकॉज चार्ज ओनली कम्स ऑन द मासिव बॉडी। फोटोन का अपना कोई मास नहीं होता है, इसलिए इस पर कोई चार्ज भी नहीं आता है। अब चार्ज को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चार्ज। तो ये जो है चार्ज, ये दो टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। चार्ज में बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। According to Benjamin Franklin, when glass rod is rubbed with silk cloth, then charge acquired by glass rod is defined as positive charge, and all other objects which are repelled by charged glass rod are also said to be positively charged. ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से अगर हम लोग रब करते हैं तो ग्लास रड पर जो चार्ज आता है उसको पॉजिटिव चार्ज कहा गया, और चार्ज ग्लास रड जिन ऑब्जेक्ट्स को रिपेल करता है उन पर भी पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। Similarly, negative charge is defined as the charge acquired by ebonite rod when it is rubbed with dry cat's fur. तो ड्राई कैट्स फर से अगर एबोनाइट रड को हम लोग रब करते हैं तो एबोनाइट रड पर जो चार्ज आता है उसको नेगेटिव चार्ज कहा जाता है, और वह चार्ज एबोनाइट रड जिन ऑब्जेक्ट्स को रिपेल करता है उस पर भी नेगेटिव चार्ज माना जाता है। ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर रिपेल्ड बाय चार्ज्ड एबोनाइट रड आर आल्सो सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये देखते हैं कि अगर दो ग्लास रड है और दोनों को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो दोनों पर सेम टाइप का चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। और इनको अगर हम आसपास लटकाते हैं सिल्क क्लॉथ से तो इनके बीच रिपल्सन होने लगता है। इट मीन्स लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो लाइक चार्ज क्या होता है? एक दूसरे को लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन जब ऑनलाइन चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज वाला कोई बॉडी है, उनको आसपास लाते हैं तो क्या होता है? उनके बीच अट्रैक्शन होता है। इट मीन्स द सिमिलर चार्जेस अनलाइक चार्जेस द सिमिलर और अनलाइक
charges attract each other. यूनिट ऑफ चार्ज देखेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज। कैसा यूनिट इसका होता है? कूलम। ES इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसका स्टैट कूलम होता है। इसको STC के द्वारा डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU AB कूलम होता है। वन कूलम, इसका कन्वर्सन भी जरूरी है, याद रखना। वन कूलम इक्वल टू कितना होता है? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। और वन कूलम में कितने एबी कूलम होते हैं? 1/10 एबी कूलम। अब आप ये बता सकते हैं कि 1 एबी कूलम में कितने स्टैट कूलम होते हैं? 1 कूलम में 1/10 एबी कूलम होता है, तो 1 एबी कूलम में 10 कूलम हो जाएगा। 1 एबी कूलम इक्वल टू कितना हो गया? 10 कूलम। और 1 कूलम में कितना स्टैट कूलम हो जाएगा? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। मतलब ये हो जाएगा 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम। मतलब 1 एबी कूलम में 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है उसको भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को स्टैट कूलम में। स्टैट कूलम में कैसे कन्वर्ट होगा? तो 1 कूलम में 1.6 × 10⁻19 कूलम था, और 1 कूलम में 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम होता है। तो 3 में 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.8 × 10⁻10 स्टैट कूलम ये हो गया। आगे हम ये बताएंगे कि ये क्वांटा ऑफ चार्ज होता है। ये क्वांटा ऑफ चार्ज होता है, मतलब ये मिनिमम पॉसिबल चार्ज है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो ये पहला तो एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सपोज दैट किसी भी बॉडी पर बहुत सारा पॉइंट चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Qn। इसमें से कोई पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है, तो टोटल चार्ज ऑन दिस बॉडी विल बी इक्वल टू algebraic sum of all the charges contained on different points of the body, that is Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 dot plus Qn। Suppose that a body consists of a large number of charged particles
and charge on these particles are -2 microcoulomb, 3 microcoulomb, 4 microcoulomb, -10 microcoulomb, and so on. Suppose for convenience this body consists of only 1, 2, 3, 4 particles on which charges have been shown in the figure. Then according to additive property, charge on this body, net charge on this body will be equal to -2 microcoulomb plus 3 microcoulomb -4 microcoulomb -10 माइक्रोकूलम. अल्टीमेटली ये आ जाता है -13 माइक्रोकूलम. तो ये अलजेब्राइक सम होता है किसी भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर या अलग अलग पार्टिकल जिसे वो बना हुआ है उस पार्टिकल पर अलग अलग चार्ज है, तो टोटल चार्ज उस पर कितना हो जाएगा, तो इन सभी चार्ज का जो है अलजेब्राइक सम हो जाएगा. दूसरा कंजर्वेशन प्रॉपर्टी होता है. कंजर्वेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि जैसा कि पहले अभी हम बताए हैं कि चार्ज इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कम्स ओनली ऑन द मासिक बॉडी. जिस बॉडी का अपना मास होता है उसी पर चार्ज आता है और ये एनर्जी का एक फॉर्म है. और एनर्जी का कंजर्वेशन थ्योरम आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं. तो सिमिलरली चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी और मे बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जांपल, when glass rod is rubbed with silk cloth, then glass rod gets positive charge and silk cloth gets same magnitude of negative charge. Before rubbing these two objects, neither glass rod has charge nor silk cloth has any charge. Then before rubbing, total charge on the pair of two bodies was 0. Q1 is equal to Qi initial 0 है, initial charge 0 था. And after rubbing them, net charge that is Q final जो है वो प्लस Q माइनस Q 0. तो इनको रगड़ने के पहले और रगड़ने के बाद नेट चार्ज 0 है, मतलब ये कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को शो कर रहा है. सिमिलरली हम और भी एग्जांपल देख सकते हैं. न्यूक्लियर रिएक्शन में भी कंजर्वेशन शो करता है ये चार्ज. फॉर एग्जांपल, यूरेनियम 92 to 35 is when bombarded with slow neutron. Then uranium nucleus is divided into two nearly equal parts. One is barium 56 144 and other is krypton 36 89. And 3 neutrons are produced. 3 न्यूट्रॉन पैदा होता है and heavy amount of energy is released. तो देखिए, जो ये एटॉमिक नंबर होता है एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वही एटॉमिक नंबर होता है. और जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं. मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. और इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को चार्ज नंबर भी कहा जाता है और इसको हम लोग एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं या चार्ज नंबर भी कह सकते हैं. तो बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज नंबर वाज 92 plus 0 is equal to 92 and after reaction charge number is 56
प्लस 36। न्यूट्रॉन का चार्ज नंबर तो 0 है और ये 3 न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन्स, तो टोटल मिला करके ये भी क्या हो गया 92। बिफोर एंड आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शंस इन दिस एग्जांपल चार्ज नंबर इज 92 which shows conservation property of charge in nuclear reaction। और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही एक पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन E प्लस, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। बिफोर कंबाइनिंग देम नेट चार्ज ऑन द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज 0 माइनस Q प्लस Q 0 and after combining they cancel charge of each other and themselves convert into energy। दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है कि ये एक दूसरे के चार्ज को, एक पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और खुद से क्या किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले भी चार्ज 0 था और दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद भी एनर्जी पैदा होता है और चार्ज जो है कि नहीं 0 है, पहले भी और बाद में भी। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे तो अब हम लोग देखेंगे अगला प्रॉपर्टी जिसको क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज पैदा होता है किसी भी बॉडी पर। पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग हुआ शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्ज का मीनिंग हुआ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर शॉर्ट कर जाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, और पहले बताया जा चुका है केमिस्ट्री में भी कि इलेक्ट्रॉन इज इनडिविजिबल पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन इज इनडिविजिबल पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन को काटा तोड़ा या बांटा नहीं जा सकता है। तो जब काटा तोड़ा या बांटा नहीं जा सकता है तो कंप्लीट नंबर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। और सपोज कीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसका वैल्यू हम बताए थे पहले, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर। तो E चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पर एंड n इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो n इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होंगे? n इंटू E। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा, दो बॉडी को हम आपस में रगड़ रहे हैं और जो बॉडी उसमें से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैंने देता है, तो उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस पर ये इलेक्ट्रॉन गया उस पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, दैट इज Q इक्वल टू Ne। Q इक्वल टू Ne। इट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसका वैल्यू दिया गया है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। ठीक है, और n जो है वो इंटीजर है। ठीक है, प्लस n या माइनस n इंटीजर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इजेक्टेड फ्रॉम ए बॉडी टू गिव 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट बॉडी। ये क्वेश्चन हो गया। किसी भी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं, ठीक है, कि उस बॉडी पर कितना चार्ज हो जाए? 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज हो जाए। ठीक है।
तो हमारा फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू N इंटू ई। ठीक है, क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे बाहर, इजेक्ट करेंगे, तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हम प्लस ही ले रहे हैं, यहाँ फॉर्मूला में प्लस ही ले रहे हैं। और N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू Q बाई ई। Q हमारा दिया हुआ है कि 1 कूलम है और E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको हम अगर सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाता है, उसमें से एक जीरो ले लेते हैं, 10 इंटू 10⁻18 उसको लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 1.6 इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻, कितना हो गया, 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो किसी बॉडी से निकाल लिए जाएंगे, इजेक्ट कर लिए जाएंगे, तो उस बॉडी पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इंजेक्टेड टू ए बॉडी टू गिव 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन दैट बॉडी, इसी बॉडी को कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए कि उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो उसका भी आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, उसका भी आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इतना ही इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा तो उस बॉडी पर 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है, यह मालूम करना है। फाइंड द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये ऑक्सीजन एटम है, क्या है, ऑक्सीजन एटम, उसके न्यूक्लियस पर कितना चार्ज होता है। तो न्यूक्लियस पर तो पॉजिटिव चार्ज ही होता है, वही हमको मालूम करना है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, मतलब कि ये चार्ज नंबर हो गया। 8 प्रोटॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पर। ठीक है, और एक प्रोटॉन पर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हम लोग तो पढ़ चुके हैं Q इक्वल टू एनी, तो 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो कितना आ जाएगा, 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.28 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, 18 कूलम। ठीक है, तो इतना चार्ज ऑक्सीजन के न्यूक्लियस पर होता है। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई चार्ज दे देगा, फॉर एग्जांपल इज ए चार्ज 3.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पॉसिबल होने पड़ी। ऑन ए बॉडी, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या कोई चार्ज दे देगा कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग डिवाइड करेंगे, जो भी चार्ज है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो भी चार्ज दिया हुआ है, गिवन चार्ज है Q, और उसको डिवाइड करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से, E से डिवाइड करेंगे। अगर वह कोई इंटीजर आता है तो चार्ज पॉसिबल है, और अगर इंटीजर नहीं आता है, कोई फ्रैक्शन आ जाता है या डेसिमल फ्रैक्शन आ जाता है, तो
वो चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो चार्ज का दिया हुआ चार्ज कितना है, गिवन चार्ज 3.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 31 में 16 से डिवाइड देंगे, 16 1 जा 16, बच गया 15, 16 9 जा 144 होता है, 6 पर 0 आ गया, लगभग 1.94 आ गया, जो कि ये इंटीजर नहीं है, कंप्लीट ये जो है कि नहीं नंबर है नहीं, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। जो गिवन चार्ज है 3.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉसिबल चार्ज नहीं है। अब चार्ज कैसे आता है किसी बॉडी पर, हम लोगों को ये देखना होगा। तो हम लोग का अगला टॉपिक क्या होगा, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। Modern electron theory of electrification. As you know that everything in this universe is made of atoms, and atoms consist of electrons, protons and neutrons. Protons, which are positively charged particles, and neutrons, which are uncharged particles, both remain in central part of atom called nucleus, and electrons, which has same magnitude of negative charge as proton has, revolve round the nucleus in different orbits. तो यहाँ पर न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज रहता नहीं है, और इसके चारों ओर अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है कि नहीं रिवॉल्व करता है। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो हम तीनों ऑर्बिट में, ये जो तीनों ऑर्बिट दिए हुए हैं, ये जो तीनों ऑर्बिट दिए हुए हैं, इसमें हम एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इनका नाम हम दे दे रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इनके बीच अट्रैक्शन होता है, क्योंकि अनलाइक चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन लगेगा न्यूक्लियस के द्वारा, और जो इलेक्ट्रॉन जितना ही ज्यादा दूर रहेगा उस पर अट्रैक्शन उतना ही कम लगेगा, है ना। और उस इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से डिविएट करना उतना ही कठिन हो जाएगा। द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डिविएट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से हटाने में जितना एनर्जी लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जितना ही दूर रहेगा न्यूक्लियस से, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी उतना ही कम होगा। दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैज मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होता है। और कहीं से भी कोई भी किसी भी टाइप का एनर्जी अगर मिलेगा एटम को, ठीक है, तो क्लियर है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी पहले मिलेगा, भले दो ऑब्जेक्ट को रगड़ने के कारण जो फ्रिक्शन होता है उसके चलते जो हीट पैदा होता है वो एनर्जी हो, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी दिया जाए एटम को बाहर से, तो सबसे पहले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अब ये बाइंडिंग एनर्जी तो समझ लिया कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि अलग अलग सब्सटेंस के एटम हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी सेम ही होगी? नहीं, एक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी सेम होगी, इक्वल होगी, लेकिन दूसरे एलिमेंट के जो एटम होंगे उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी पहले वाले एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से डिफरेंट हो सकती है ना। तो जैसे यहाँ पर एक हम ले रहे हैं ग्लास रड का एटम और एक ले रहे हैं हम सिल्क क्लॉथ का एटम, ठीक है। और हमने कहा था कि when glass rod is rubbed with silk cloth, then charge produced on the glass rod is said to be positive charge। तो ये ग्लास रड पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। तो उतना ही निगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पर आता है, मतलब सिल्क क्लॉथ के एटम पर उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसका क्लियर मीनिंग ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ग्लास रड से निकला, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तभी इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, और गया कहाँ? सिल्क क्लॉथ पर गया, ठीक है। क्या गया? इलेक्ट्रॉन गया, तभी जाकर के ग्लास रड पर पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है आप लोगों को कि किसका बाइंडिंग एनर्जी, किस ग्लास का या सिल्क क्लॉथ के एटम का बाइंडिंग एनर्जी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी, किसका बाइंडिंग एनर्जी कम था और किसका बाइंडिंग एनर्जी अधिक था, ठीक है। क्लियरली मिनिमम बाइंडिंग एनर्जी जिसका होगा वो थोड़ा सा ही आउटर एनर्जी को पा करके अपना ऑर्बिट को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन गया किस पर? सिल्क क्लॉथ पर। तो ग्लास रड के एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कम थी और सिल्क क्लॉथ के एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी अधिक थी, है ना। तो इसलिए ग्लास रड से इलेक्ट्रॉन निकल करके सिल्क क्लॉथ पर गया, ग्लास रड पर शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके चलते इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, और सिल्क क्लॉथ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके चलते इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया। और जैसा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने बताया था कि अगर n इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाता है, सपोज दैट n इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम glass rod to silk cloth, then charge produced on the glass rod will be plus Ne and same magnitude of negative charge will be produced on silk cloth, that is charge produced on the silk cloth will be minus Ne। और इसका कुछ एग्जांपल हम पहले ले चुके हैं, तो वही एग्जांपल यहाँ पर होगा और भी बुक से एग्जांपल आप लोग बनाएंगे, ठीक है। और हमारे सर जो है कि नहीं केवल न्यूमेरिकल का क्लास लेंगे, ON मिश्रा सर। तो ONM सर जो हैं वो न्यूमेरिकल का क्लास आप लोगों का लेंगे और वहाँ पर आपको बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा, जो भी हम थ्योरी बता रहे हैं उस पर बहुत सारा एग्जांपल मिलने वाला है आप लोगों को। और वो एग्जांपल नीट एग्जाम्स के पेपर से उठाए जाएंगे, JEE एग्जाम के पेपर से उठाए जाएंगे, ठीक है। और भी जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और ट्रिकी क्वेश्चन होंगे उनको भी हमारे सर अपने क्लास में उठाएंगे और आप लोगों को सिंपल वे में उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये था मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली हम लोग ये पाए कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड विद ईच अदर, देन due to friction heat is produced and this heat energy is subdivided into these two objects, but binding energy of outermost electrons of atoms of both the objects are different, due to which binding energy electrons with low binding energy are ejected first of all and go on the other object which has greater binding energy। तो लो बाइंडिंग एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन का होता है वो निकलता है और दूसरे ऑब्जेक्ट पर चला जाता है, उसके एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी अधिक होती है। और जिस पर इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्लास पर क्या हो गया, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया, और सिल्क क्लॉथ पर क्या हो गया कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके चलते इस पर निगेटिव चार्ज पैदा हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब कैसे होता है उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड
स्टॉप कीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे भी पहले हम लोग टेस्ट चार्ज को देखेंगे। टेस्ट चार्ज जानने से पहले आपको 11th क्लास में टेस्ट मास बताया गया था। टेस्ट मास क्या होता था? सच ए स्मॉल मास विच डजंट अफेक्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी अदर बॉडी। तो इतना छोटा मास जो कि दूसरे बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड को इफेक्ट नहीं कर सकता है, तो उसको हम लोग टेस्ट मास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ पर 1 करोड़ आदमी एक दिन जन्म ले लें तो अर्थ का रोटेशन धीरे नहीं हो जाएगा, ना ही इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा बढ़ जाएगा कंपेरेटिवली। तो जब 1 करोड़ आदमी जन्म लेता है और उसके चलते अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो एक आदमी अर्थ के लिए क्या हो सकता है? टेस्ट मास ही हो सकता है। ऐसा ही छोटा चार्ज जो दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज कहेंगे। बहुत ही छोटा चार्ज जो दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस न कर सके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज बोलेंगे। ठीक है। और इस चैप्टर में कोई भी डिफिनीशन हम लोग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के रूप में लेंगे। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, कोई भी डिफिनीशन इसी से दिया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as the space around a given charge. A space around a given charge in which another charges are influenced. That is, electric field of another charges are influenced. मतलब कोई चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि हर चार्ज के चारों ओर क्या होता है? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जो कोई दूसरा चार्ज इस फील्ड में आएगा, उस स्पेस में आएगा, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो पहले वाला जो चार्ज है उसके चारों ओर के स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है। अब ये इन्फ्लुएंस किस तरह से होगा? तो इस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स मालूम करने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ को पढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ, Coulomb's law. Coulomb's law states that if 2 point charges, suppose Q1 and Q2, are placed in a dielectric medium at some distance small r from each other in the space, then either they will feel force of attraction or force of repulsion, and this force of attraction or force of repulsion, both are called electrostatic force. Electrostatic force is directly proportional to product of these two charges and inversely proportional to a square of distance between them. It is a statement of Coulomb's law, and if we combine these two inequations, we get A proportional to Q1 Q2 by R square, and when this symbol of proportionality is converted into symbol of equality, a constant comes K, and Q1 Q2 by R square. Here K is constant of proportionality and depends on the nature of medium. It means यही दोनों चार्ज एक मीडियम में उतने ही डिस्टेंस पर रखा जाए तो अलग फोर्स लगेगा, और दूसरे मीडियम में उतने ही डिस्टेंस पर रखा जाए तो फोर्स अलग लगेगा, अलग मैग्नीट्यूड होगा उसका। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है।
ऐसा ही सिस्टम में वैक्यूम के लिए के का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4πε0 और इसका प्रैक्टिकल वैल्यू 9 इंटू 10⁹ nm स्क्वायर C इनवर्स 2 होता है। नाइन इंटू 10⁹ nm स्क्वायर C इनवर्स 2 होता है। और ये वैल्यू अगर हम पुट करते हैं कूलम्ब्स लॉ में तो फोर्स हो जा रहा है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², where ε0 is called permittivity of free space। ε0 को क्या बोलते हैं? permittivity of free space और इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 C² n इनवर्स 1 m इनवर्स 2 होता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि दो चार्ज के बीच हमेशा वैक्यूम ही हो या एयर ही हो, कोई और मीडियम भी हो सकता है। सपोज दैट एक ऐसा मीडियम है इन दोनों चार्ज के बीच में जिसका अब्सोल्यूट परमिटिविटी एक्चुअल परमिटिविटी होता है किसी भी मीडियम का और वो उस मीडियम का प्रॉपर्टी को शो करता है और ये किसी से कंपेयर नहीं किया जाता है। तो अब्सोल्यूट परमिटिविटी जो है कि नहीं एप्सिलॉन ये हो गया। ठीक है, तो हम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लिख सकते हैं 1/4πε Q1 Q2/r²। नाउ एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं उसको εr से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसको डिफाइंड किया जाता है एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, that is epsilon = epsilon 0 into epsilon r। तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये एयर या वैक्यूम के लिए इसका वैल्यू जो है 1 होता है और बाकी किसी भी मीडियम के लिए इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है और वैक्यूम और एयर इसका वैल्यू जो होता है एप्सिलॉन r इसका वैल्यू 1 होता है और अदर मीडियम के लिए इसका वैल्यू क्या होता है? अदर मीडियम के लिए एप्सिलॉन r ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग एप्सिलॉन के जगह में वी पुट the value of epsilon in the above equation we get electrostatic force between two charges F = 1/4πε0 into epsilon r Q1 Q2/r²। It is mathematical form of Coulomb's law or as you know that force is a vector quantity and its direction is along the line joining the two charges. It may be attractive or repulsive in nature, but अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन सब लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग ही होगा, जैसा कि 11th में वेक्टर में आप लोग पढ़े हैं। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को
अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।